अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब ने। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान की सरतान ज़दा मईशत है। तारीख में पहली मरतबा इंटरबैंक में डॉलर ने 190 रुपये पे ट्रेड किया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 192 रुपये के करीब ट्रेड करता रहा है। मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि मुआशी हालात किसी सूरत भी अच्छे नहीं हैं। इमरान खान साहब की जो हुकूमत रही, उन्होंने बहुत ज़्यादा तवक्कुआत दी थी, लेकिन वो कोरोना का सहारा लेते रहे और उनकी मुआशी कारकर्दगी शायद उस तरह नहीं थी जितनी उन्होंने अवाम को उम्मीद दिलाई थी। अब जो मौजूदा हुकूमत है, ये हस्बे रिवायत सारा मलबा इमरान खान की हुकूमत पे डाल रही है। जो पर दोस्त ममालिक से उम्मीद थी, वहाँ भी सर्द महरी है। ये ताख़ीर अब किस जानिब जाएगी, लेकिन अवाम की हालत पहले भी पतली थी, आज भी पतली है। और पिछले 10-12 साल से हम जो देख रहे हैं, मईशत को लेकर ब्लेम गेम का सिलसिला जारी है। इन हालात में क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लंदन में एक मिशन के तहत नून लीग का वफ्द गया है। अब इसका एजेंडा क्या है, वहाँ से क्या खबर निकलेगी, ये तो हालात ही बताएंगे। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब और मरियम नवाज़ ने ये इशारा दिया है कि जल्द इंतखाबात करवा देने चाहिए, जबकि आसिफ जरदारी जो हुकूमती इत्तेहादी बेंच है, कैंप है, उसमें सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। और इरशाद साहब आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरदारी साहब ने, उससे लग भी रहा था कि अब जो है वो चाहते हैं कि ये मुद्दत पूरी की जाए। लेकिन इरशाद साहब, मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स, मईशत की हालत पतली, दोस्त ममालिक की सर्द महरी, हल क्या निकलेगा इरशाद साहब? देखिए, मेरे ख्याल है हम सलीम मांडवी वाला से पूछते हैं इस हवाले से, लेकिन जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि आम इंतखाबात के अलावा इस बेयकीनी का कोई हल नज़र नहीं आता, क्योंकि ये मसाइल ज़्यादातर पैदा हो रहे हैं बेयकीनी की वजह से। बिजनेसमैन बेयकीनी का शिकार है, हमारे दोस्त बेयकीनी के शिकार हैं। इवन IMF जो है उसने भी मामला आगे जुलाई तक डाल दिया है कि वो दौरा करने आएंगे, देखेंगे, उस वक्त की बात है। तो सलीम मांडवी वाला साहब, एक तो ये है कि आज BBC का इंटरव्यू शाये हुआ, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी हम इलेक्शन अक्टूबर-सितंबर में करा सकते हैं ताकि नई हुकूमत नए आर्मी चीफ को नामज़द कर सके, तैनाती कर सके। और दूसरा, मरियम साहबा अभी स्वाबी में जलसे में ख़िताब कर रही थी, उन्होंने भी कहा है कि मैं मुस्लिम लीग से और उनके इत्तेहादियों से यही कहूँगी कि इमरान खान को ढील ना दें और इमरान खान का बोझ अपने ऊपर ना उठाएं, आम इंतखाबात की तरफ जाएं। तो जरदारी साहब लेकिन ये कह रहे हैं कि जब तक इस्लाहात नहीं होती, मईशत बेहतर नहीं होती, उस वक्त तक इंतखाबात नहीं करानी चाहिए। बतौर एक माहिर मईशत के आपका ख्याल क्या है कि आम इंतखाबात मसले का हल हो सकते हैं? सर देखें, इंतखाबात तो होने हैं, जल्दी हो या टाइम पे हो या उससे थोड़ा पहले हो। इंतखाबात का तो इशू अपनी जगह है, वो तो जब भी पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड करेंगी, सिटिंग गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, इंतखाबात होंगे। बट मेरा ख्याल ये है कि जितने ये ओपिनियंस आप सुन रहे हैं अभी, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा या मरियम नवाज कह रही हैं या लोग इंडिविजुअली कह रहे हैं, इनके कहने पे या इमरान खान साहब के डिमांड करने पे इंतखाबात नहीं होंगे। इंतखाबात होंगे जब तक कोलिशन बैठ के ये फाइनल नहीं करेगा, गवर्नमेंट बैठ के, कोलिशन गवर्नमेंट के इंतखाबात कब हो सकते हैं, व्हेन इज इट पॉसिबल, तो वो तभी होंगे। तो इंतखाबात मेरा ख्याल इज एन इशू विच विल बी डिसाइडेड सून कि कब होंगे। और मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी ने तो कह ही दिया है कि जी वो टाइम पे होंगे। तो अगर टाइम पे नहीं होने तो उसके लिए कोई वैलिड रीजंस होंगे कि जी वो क्यों टाइम पे नहीं होने चाहिए और उसकी क्या वजूहात है। सही है। नहीं, ये जो मेरा सवाल ये था कि ये जो इस वक्त मुआशी अदम इस्तेहकाम है, डॉलर रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज गिर रही है, बाकी जो मामलात हैं, क्या इससे निकलने की सूरत भी इंतखाबात हो सकते हैं या कुछ और आपको लेने पड़ेंगे इक़दामात? देखिए इरशाद साहब, ये जो आपने बात की ना इकोनॉमी की, ये आपने बिल्कुल बात सही की कि ज्यादा प्रॉब्लम इस वक्त हमारी इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी का है। ठीक, आपने देखा होगा जब नो कॉन्फिडेंस भी हो रहा था, तो जब नो कॉन्फिडेंस सक्सीड होने लगा तो डॉलर गिर गया, डॉलर 154 रुपए पे आ गया, और 100 और भी गिर गया था डॉलर 6-7 रुपए। तो वो देखें, जब तक ये अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होगी तब तक आपकी इकोनॉमी जो है वो सेटल डाउन नहीं होगी। और ये जो
होता क्या है, जब ये अनसर्टेनिटी होती है ना, तो स्पेकुलेटर्स एंटर द मार्केट, ठीक। they enter the stock exchange, they enter the exchange market, they start playing and everybody is making money in the process. अब मसला ये है कि इसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि आप ये रूमर मॉन्गरिंग खत्म करें, आप क्लैरिटी से हुकूमत करें, आप जो लेकिन चीजें आप सब सवाल ये है कि एक बड़ी जमात जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है। आपकी जो हुकूमत है वो पार्लियामान से एक बड़ी जमात गायब है और वो सड़कों पे अवामी राब्ता मुहिम भी चलाई है, वो धरना भी देना चाह रहे हैं। जब सब लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो ये र्यूमर्स कैसे खत्म होंगे, ये बेयकीनी कैसे खत्म होगी? नहीं, फिर तो ये होगा ना कि वो जो बड़ी जमात है वो तो अपनी मर्जी से गायब है ना, उनको तो किसी ने नहीं कहा कि आप गायब हो जाएं, तो वो तो उनकी मर्जी है, उनकी पॉलिसी है और वो चाहते हैं ये करना, तो वो तो दैट्स देयर ओन डिसीजन। मगर जहां तक जो लोग इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो सिटिंग गवर्नमेंट है, दे मस्ट मेक श्योर के देयर शुड बी सर्टेनिटी इन द मार्केट और एंड क्लैरिटी इन द मार्केट। जैसे क्लैरिटी आएगी आप देखिएगा ये सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। जब आप रोज इस किस्म की बातें करेंगे सिटिंग गवर्नमेंट के लोग और सिटिंग कैबिनेट के लोग के जी ये होने जा रहा है, फलाना होने जा रहा है, तो ऑब्वियसली लोग स्पेकुलेशन शुरू कर देंगे और ये स्पेकुलेशन इनको खत्म करनी पड़ेगी। क्या ख्वाजा आसिफ साहब को ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी या मरियम नवाज साहिबा को ये इंडिकेट नहीं करना चाहिए? देखिए, जब तक नून अकेले तो डिसाइड कर नहीं सकती इलेक्शन कब होंगे, जब आपको ये पता है कि आप डिसाइड नहीं कर सकते अकेले, तो फिर आपको स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है? देयर शुड बी ओनली वन स्टेटमेंट, व्हाटएवर द कोलिशन सिटिंग गवर्नमेंट डिसाइड्स, दैट इज द टाइम द इलेक्शंस विल हैपन। ये इधर उधर के स्टेटमेंट देने से आप मार्केट्स को भी डिस्टर्ब करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी को भी डिस्टर्ब करते हैं, इकोनॉमी को भी डिस्टर्ब करते हैं और ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी कैबिनेट के बहुत अहम अरकान वज़ीर आज़म की सरबराही में लंदन में मौजूद हैं, मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे हैं, ज़रदारी साहब की रात उनसे बात हुई है। अगर वहाँ कोई फ़ैसला होता है जल्दी इंतखाबात कराने का तो आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा? एक बात। दूसरा ये है कि इसके क्या असरात मईशत पर मुरतब होंगे? देखें इरशाद साहब, वहाँ कोई फैसला नहीं होगा। अच्छा। वहाँ से जो भी उनका व्यू है, जो भी उनकी सजेशंस हैं, वो यहाँ लेके आएंगे शहबाज, जो मुझे पता है वो। और नवाज शरीफ साहब की जो बात हुई है ज़रदारी साहब से, वो यही बात हुई है। अच्छा। तो वो जो भी उनकी वहाँ डिस्कशन होगी, जो भी एक तो उनकी मुलाकात होनी थी और दूसरा, माइंड यू, दिस इज अ PMLN पार्टी मीटिंग, दिस इज नॉट अ कोलिशन मीटिंग, दिस इज नॉट अ मीटिंग ऑफ ऑल पार्टीज। ये उनकी अपनी इंटरनल मीटिंग है। उनको मिलना था, उनको उनसे वैसे भी मिलना था, तो उन्होंने एक मीटिंग रख ली जिसपे ये सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं। तो वो आपस में डिस्कस करके यहाँ आएंगे, यहाँ कोलिशन की मीटिंग होगी और अगर उस पे कोई कंसेंसस होता है तो फिर आगे चलेंगे। अगर कोई कंसेंसस ही नहीं होता एंड सिचुएशन रिमेन्स इट इज, ठीक है, तो इट विल कम आउट क्लियर। जी सलीम साहब, ये जो पेट्रोल की कीमतें फ्रीज हुई हैं, इमरान खान साहब फ्रीज कर गए हैं। चंद दिन पहले हमारी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से, उन्होंने कहा कि ये हमारी बारूदी सुरंग रखी है इमरान खान ने जाते जाते। आप एक माहिर मईशत के तौर पर ये समझते हैं कि ये सियासी ट्रैप में नहीं आना चाहिए, कीमतें बढ़ानी चाहिए ताकि आपका जो खसारा बढ़ रहा है और बोझ पड़ रहा है मईशत पर, उससे छुटकारा हासिल किया जा सके? जी बिल्कुल, देखें कीमतें आपको बढ़ानी पड़ेंगी। इंटरनेशनली कीमतें बढ़ी हैं और आप ये इतनी ह्यूज सब्सिडी पाकिस्तान हर महीने देना अफोर्ड नहीं कर सकता। कीमतें आपको बढ़ानी पड़ेंगी। जो इंटरनेशनल सिनारियो है उसके साथ आपको चलना पड़ेगा। आप एक ऑयल बेस्ड, आप सारी आपका इंपोर्ट बेस्ड ऑयल है, तो आप कैसे इतनी बड़ी सब्सिडी दे सकते हैं विच यू डोंट हैव द स्पेस फॉर? या तो आपके पास स्पेस हो, इतनी फिस्कल स्पेस हो कि आप ये सब्सिडी पास ऑन कर सकते हैं। अगर 100 मैंने जो देखा है तकरीबन 100 बिलियन से ऊपर की सब्सिडी है सिर्फ ऑयल के ऊपर हर महीने, तो पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड दिस। तो इफ यू कांट अफोर्ड, ये ऐसी बात है कि आप खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, जेब में आपके पैसे हैं नहीं, तो होगा क्या इरशाद साहब? लेकिन ये सलीम साहब देखें, इसमें तो एक कंट्रडिक्शन ये है कि जब PTI के लोग ये बात करते थे, आप उस वक्त उन पे क्रिटिसाइज करते थे और कहते थे कि ये अवाम पे बोझ डाल रहे हैं। अब सवाल ये है कि IMF के साथ जो मामलात चल रहे हैं
उसमें अगर उनकी शराइत यही रहती हैं कि आपने सब्सिडाइज़ नहीं करना या आप उनको कोई टारगेटेड सब्सिडी का मैकेनिज़्म देते हैं, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, यानी IMF अगर हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता तो उसके नताइज क्या होंगे? दूसरा, जो दोस्त ममालिक से उम्मीद थी क्या वो अब भी बाकी है? और अगर वहाँ भी सर्द मैरी रही तो फिर आपके पास क्या हल होगा, भले इंतखाबात वक्त पे ही हो जाएं? देखिए, IMF वालों के साथ मुझे आई एम नॉट प्रिवी टू व्हाट हैज हैपेंड इन वॉशिंगटन, बट ऑब्वियसली उन्होंने एक स्टेटमेंट जो जारी किया IMF ने कि हम मई में आएंगे टू फर्दर डिस्कस विद द न्यू गवर्नमेंट। तो अब IMF आएगी, उसके साथ ये क्या निगोशिएशंस करते हैं, किस तरीके से निगोशिएशंस होती हैं और क्या उसका आउटकम होता है, व्हाट रिलीफ दे कैन गेट फ्रॉम IMF फॉर गिविंग सब्सिडीज। मुझे नहीं लगता कि IMF विल एग्री टू एवरीथिंग व्हाट पाकिस्तान वांट्स, बट डेफिनेटली शायद कुछ ना कुछ रिलीफ ये ले पाए IMF से, ताकि ये कुछ सेक्टर्स में सब्सिडी दे सकें लोगों को और इन्फ्लेशन जितना बढ़ना चाहिए उसको कुछ कंट्रोल कर सकें। ये सऊदी अरब और अमारात का जो दौरा था प्राइम मिनिस्टर का, वो कोई बज़ाहिर माशी हवाले से कोई कामयाब नज़र नहीं आया। इसकी वजह क्या है? ये दोस्त ममालिक कोई हमसे नाराज़ हैं, सदमेरी है हमारे ताल्लुकात में? देखिए ये हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं दोनों मुल्क, और सऊदी अरेबिया तो उन्होंने मिलना ही था उनसे, क्योंकि वो गए थे वहां उम्रा करने, और रास्ते में आते वो UAE इसलिए रुके कि बेसिकली तो ही वाज मीटिंग देम एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई उनको एजेंडा भेजा था मीटिंग का। ही जस्ट हैड आप ये कह लें, हम ये कहते हैं इसको, कॉल ऑन द प्राइम मिनिस्टर, on the ruler of UAE and मोहम्मद बिन सलमान के उन्होंने नहीं सलीम साहब, कतई कलाम माफ, प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये कहा कि हमने उनसे रिक्वेस्ट की, अपनी माशी मुश्किलात, माली मुश्किलात बयान की और हमने रिक्वेस्ट कर दिया, अब उनकी मर्जी है कि वो क्या फैसला करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ने एडमिट किया। रिक्वेस्ट करने की बात तो नहीं होती ना, ये तो आपको देखें, आपको बैठना पड़ता है, आप भी समझते हैं, फाइनेंस के लोग बैठेंगे, स्टेट बैंक के लोग बैठेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे हम हाउ दे कैन सपोर्ट अस फाइनेंशियली। तो ये सिर्फ बात जरूर की होगी उन्हें, मैं नहीं समझता कि बात नहीं की होगी, जनरल उन्होंने जरूर कहा होगा कि हम इकोनॉमिक डिफिकल्टीज में हैं, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, जो उनको कहना चाहिए। जाहिर सी बात है, कोई भी लीडर जाएगा तो ऐसी बात करेगा, और अब वो उनके साथ भी आपको निगोशिएशन करनी पड़ेगी, जैसे आप IMF के साथ कर रहे हैं, बिकॉज इनडायरेक्टली वो भी आपको पैसा लेंड कर रहे हैं। अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी आपको लेंड कर रहे हैं, वो आपको कोई ग्रांट नहीं दे रहे। तो ये चीजें आपको भी बैठ के उनके साथ वर्कआउट करनी पड़ेगी कि वो आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, एंड हाउ पाकिस्तान इकोनॉमी कैन बेनिफिट फ्रॉम दैट। ठीक है। अच्छा सलीम साहब, ये इंडिया के हवाले से, भारत के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ख़ास अंदाज रहा है। भुट्टो साहब ने 1000 साल जंग की बात की, बाद में भी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के भी एक स्टांस रहा। अब 5 अगस्त के बाद पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि ना मुज़ाकरात होंगे, ना तिजारत होगी, जब तक 5 अगस्त का इक़दाम वापस नहीं लिया जाता और कश्मीरियों के हवाले से बात नहीं की जाती। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने आते ही ट्रेड और कॉमर्स काउंसलर का तकर्रुर कर दिया है। इसका मतलब है हम उस पॉलिसी से पीछे हट रहे हैं, और पीपल्स पार्टी का इस पर मौक़िफ़ क्या होगा? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये दोनों चीजों को हमें सेपरेटली डील करना पड़ेगा। आपने अगर आप हमारा टाइम भी देखें तो कश्मीर की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं था, मगर फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रेड मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड पाकिस्तान, मैंने उनको होस्ट किया था, उनके साथ हमारी बड़ी खुल के बातें हुई थी, और मैं ये समझता हूं कि दोनों की पोजीशंस या दोनों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, उससे और उसमें ज्यादा फायदा पाकिस्तान का है। देखें, इवेंचुअली शाह साहब, हमें अपना बेनिफिट देखना है, हमें ये नहीं देखना कि अगर हमारी कश्मीर की पॉलिसी होगी तो उससे हमारा नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। वो पॉलिसी अपनी जगह है, वो हमारा स्टांस अपनी जगह है, मगर अगर हमें कोई बेनिफिट मिल सकता है ट्रेड करके इंडिया के साथ, हम इन्फ्लेशन अपनी कम कर सकते हैं, हम अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम कर सकते हैं, तो हम क्यों ना करें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, as long as it is in the interest of Pakistan, we should. जी,
लेकिन माजी का तजर्बा लोग ये बताते हैं कि जब भी ऐसी हम कोशिश करते हैं तो इंडिया फ़ायदा उठाता है, हमारी अशिया की वहाँ कोई मार्केट नहीं होती और उनके वो हमारी मार्केट को अपनी अशिया से भर देता है और हमें नुकसान होता है। ये भी एक लोग तजर्बा बयान करते हैं। देखिए, ये फिर वही बात आ जाती है कि जो लोग निगोशिएट करते हैं ना, जो लोग निगोशिएट करते हैं, अगर उनको समझ ही नहीं होगी इसकी, तो जाहिर सी बात है हम नुकसान करेंगे। मगर जिनको समझ होगी, जो समझते हैं कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, तो उससे तो आप अगर फायदा नहीं ले सकते तो नुकसान भी नहीं करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई इंडिया के साथ कैसे ट्रेड करनी है, किन चीजों में ट्रेड करनी है, किन चीजों में नहीं करनी। हमने तो यही किया था, मेडिसिन की हमने कॉस्ट उससे उनकी बरामद, उनसे जो भी चीज हमने बरामद की वो इसलिए की कि हमें वो यूरोप से और दूसरे मुल्कों से चीज महंगी मिलती थी। तो हमने अपनी कॉस्ट ऑफ बिजनेस, मेडिसिन की प्रोडक्शन आप ले लें, पाकिस्तान में मेडिसिन की कॉस्ट बढ़ रही थी। आप इंडिया से वही रॉ मटेरियल मंगाते तो मेडिसिन की कॉस्ट आपकी कम हो रही थी। तो ये तो अब आपने डिसाइड करना है। सिमिलरली जब हम FTA निगोशिएट करते हैं, हम PTA निगोशिएट करते हैं, तो हम यही चीजें देखते हैं कि भाई हम जिस मुल्क को ये ट्रेड का बेनिफिट दे रहे हैं, हमें इन रिटर्न कोई ट्रेड मिल रहा है कि नहीं। तो ये चीजें तो ऑल डिपेंड्स ऑन निगोशिएशन। अगर आप किसी अनाड़ी को बिठाएंगे निगोशिएशन करने के लिए तो वो जरूर पाकिस्तान का नुकसान करेगा। अगर किसी आदमी को बिठाएंगे जो समझता है ट्रेड को, तो वो जरूर कोई ना कोई उसमें से बेनिफिट निकाल के लेके आएगा पाकिस्तान की। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब। वक्त का ब्रेक के बाद अली जैदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अली हैदर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के। बहुत शुक्रिया अली साहब आपके वक्त का। अली साहब, इमरान खान साहब ने कहा था कि आसिफ जरदारी मैं आ रहा हूँ सिंध को आज़ाद करवाने तुम्हारे चंगुल से। जरदारी साहब ने आज चैलेंज किया है कि इमरान खान सिंध से इलेक्शन लड़कर दिखाएं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चैलेंज कबूल करती है और किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे इमरान खान साहब? देखें, मैं पहले दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। खान साहब ने 2018 का इलेक्शन, वाहिद लीडर हैं पाकिस्तान के जिन्होंने 4 हलकों में लड़ा, 4 जगहों से लड़ा था। KPK से भी लड़ा था, पंजाब से भी लड़ा था, 2 जगह मियाँ वाली और लाहौर, और कराची से भी, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी सीटें वो जीत गए थे। अब आ जाएँ आप जो उन्होंने फरमाया, जो शख्स पाकिस्तान की छोड़े दुनिया की किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने से जाने से घबराता हो, ईद की नमाज इनकी और इनके पार्टनर बाहर जाके मस्जिद में नहीं पढ़ सकते, ये इनके चैलेंज कबूल करेंगे जी इलेक्शन लड़के दिखाएं। यानी कि ये तो इतने डरते हैं कि अवाम इनको कहीं ये नमाज पढ़ने जाए, वहाँ भी इनको किसी मस्जिद में अपनी मर्जी की चले जाएँ, चले सिंध की किसी मस्जिद में चले जाएँ, अपनी मर्जी से चले जाएँ, बगैर गार्डों के जैसे एक आम आदमी जाता है। और अब मैं यही चैलेंज चले, मैं इनको चैलेंज देता हूँ, यही चैलेंज इमरान खान कबूल कर लेंगे बगैर चले जाए किसी भी मस्जिद में पाकिस्तान की। देखें, जो नमाज नहीं पढ़ सकता वो इनकी फजूल की चैलेंजेस लेने का क्या, वो जहाँ से मर्जी लड़ेंगे इंशाल्लाह, वो हम आपको बताएंगे। हमारे पास एक प्लान है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आखिरी हुकूमत थी आसिफ जरदारी की, माफिया की सूबा सिंध में, क्योंकि इंशाल्लाह अगली हुकूमत सूबा सिंध में तहरीक इंसाफ बनाएगी। अली भाई, आपने एक ट्वीट किया कि कुछ लोग आपको हरासा करने के लिए या गिरफ्तार करने के लिए मशकूक लोग आए आपके घर के इर्द गिर्द, तो ये कौन लोग हैं, क्यों इस तरह आपको तंग किया जा रहा है? मुझे नहीं पता जी। मैं तो कल जब रात घर गया हूँ तो वो जो गेट पे सिक्योरिटी गार्ड था उसने कहा सर बात करनी है। मैं कहा जी। उसने कहा सर कुछ यहाँ पे एक साहब आते हैं, कल भी आए थे और माने यानी के परसों भी आए थे और कल भी आए थे जी। और सादे कपड़ों में हैं, मोटरसाइकिल पे हैं जिसमें नंबर प्लेट सिंध पुलिस लिखा हुआ है, और वो आके फरमा रहे हैं कि जी स्पेशल ब्रांच से हूँ, साहब किस वक्त आते हैं, किस वक्त जाते हैं, कहाँ जाते हैं। ये कोई छुपी हुई चीज़ें तो नहीं है आज की दुनिया में। ये दखियानूसी तरीका कार जो है, ये तो सिर्फ प्रेशर डालने के लिए कि जी वो मुझे बता देगा। मैं तो किसी प्रेशर में नहीं आने वाला। कभी मैंने किसी का ना किसी का हक मारा है, ना कभी मेरे वालिद मरूम कहते थे कभी हराम नहीं खाना, ना अपनी औलाद को खिलाना, ना माँ बाप को खिलाना।
तो मैं घर का कमाने वाला फर्द हूँ, मेरी बीवी बच्चे मेरी वालदा, तो मुझे तो डर किसी का नहीं है। तो अगर ये आके ऐसे डराने लगे, कोशिश करें, तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो बल्कि इनका पता चलता है कि ये कमज़ोर हो गए, मतलब ये डर गए। अच्छा, ये आज एक तो बीबीसी को इंटरव्यू दिया ख्वाजा आसिफ साहब ने, उन्होंने भी इंदिया ज़ाहिर किया कि इलेक्शन हो सकते हैं सितंबर अक्टूबर में। मरियम साहिबा अभी सवावी में ख़िताब कर रही थी, उन्होंने भी कहा कि मैं मुस्लिम लीग से कहूँगी, अपनी इत्तेहादियों से कहूँगी कि जी ये इलेक्शन में लेके जाएं इमरान खान साहब को। अगर अचानक हुकूमत इलेक्शन का ऐलान कर देती है या 1-1.5 महीने के बाद ऐलान कर देती है, आपकी तैयारी क्या है तंजीमी सतह पर और पार्लिमानी पार्टी की सतह पर? जो इंतखाबा आपके उम्मीदवारों का इंतखाब है, नामजदगी है, बाकी मामलात हैं, कोई तैयारी भी है या सिर्फ ये नैरेटिव ही आप आगे बढ़ा रहे हैं? इरशाद भाई देखिए, पहले दिन से खान साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है, पूरी तरीके इंसाफ का मौक़िफ़ क्लियर है। जमहूरी जमातें कभी भी इंतखाबात में जाने से घबराती नहीं हैं, कभी भी नहीं घबराती। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि आप देखिए, इंतखाबात पब्लिक सपोर्ट से हो, तब पब्लिक सपोर्ट से हम आए हैं, हम दोबारा पब्लिक में जाने को तैयार हैं। ये जो फॉरेन फंडेड रिजीम चेंज हुई है, जिसके खुद वज़ीर आज़म साहब ने पहले कहा जी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में उन्होंने कहा जी हाँ वो पहले मुदाखलत एक्सेप्ट कर ली, और असेंबली के फ्लोर पे 4 दिन पहले कहने लगे हाँ जी धमकी भी थी। यानी कि आपको कोई राजा बाजार के स्टैम्प पेपर पे अमेरिका आएगा और लिख के देगा कि हाँ भाई हमने साजिश भी की है, वो खुद ही एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। सो देयरफॉर हम इनसे नहीं घबराते, हमें क्या है, हम तो कह रहे हैं इंतखाबात में जाए। जहाँ तक आपने तंजीमी बात की, तो देखें मैं क्योंकि सूबाई सिंध का सदर हूँ, 4.5 महीने हुए हैं, तो इंशाअल्लाह आपको मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंशाअल्लाह नामजद उम्मीदवार सिंध की 90% सीटों पे इंशाअल्लाह खड़े करके दिखाऊंगा, और इंशाअल्लाह हुकूमत भी बना के दिखाऊंगा। सही है। अच्छा, पता नहीं है कि सिंध, मैं तो इरशाद भाई आपसे बल्कि आपको दरख्वास्त करूंगा, आपकी टीम को, कि आप आएँ कराची एक दफ़ा मेरे साथ और 2-3 दिन का दौरा करें, मैं आपको लेके जाऊँ और दिखाऊँ कि यहाँ हालात कैसे हैं। यानी दुनिया का रिकॉर्ड गर्मी 50 डिग्री पे पहुंच गया टेम्परेचर जैकाबाद में, ना पानी है ना बिजली, तबाही करके रखी है इन्होंने, ना अस्पताल है ना स्कूल, एक है ही कुछ नहीं। लोग बेचारे भेड़ बकरियां भी बेहतर रहती होंगी जो उन्होंने हाल किया है इस कौम का, सिंधी कौम का। हमारी नहीं, अब असम्बली में आप 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं और आज तकरीर फरमा रहे हैं कि जी हम आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन दिखाएंगे। इलेक्शन में आप यही नैरेटिव साजिश का लेके जाएंगे या अपनी कारकर्दगी? मरियम साहिबा कहती हैं और जरदारी साहब भी कह रहे थे कि आप अपनी कारकर्दगी 3.5 साल की क्यों बयान नहीं करते, सिर्फ साजिश का ढिंढोरा पीट रहे हैं आप। इरशाद भाई आपने ना, मैं अच्छा किया आपने सवाल पूछ लिया। मैं ज़रा जल्दी से, अगर आप मुझे एग्जैक्टली 1.5 मिनट दे दें, मैं आपको 1.5 मिनट में पूरी बता देता हूँ कारकर्दगी। पहले बता दूं, सेट करता हूं, अगस्त 2018 जब हमारी हुकूमत आई थी, और मार्च 2022 यानी कि 30 मार्च, क्योंकि 10 दिन बाद 10 अप्रैल को हमारी हुकूमत चलेगी। एक्सपोर्ट्स में 30% इजाफा था, यानी कि 24.7 बिलियन की एक्सपोर्ट थी अगस्त 2018, और प्रोजेक्टेड जो थी 2022 की मार्च में वो 32 बिलियन की थी। रेमिटेंसेज यानी कि बाहर से जो पैसे आते हैं 60% इजाफा, 60% इंक्रीज, 19.6 बिलियन की थी और 31.5 बिलियन की मार्च 22 में। इंपोर्ट्स 28% डिक्रीज, 61 बिलियन की थी उनके ज़माने में, और कमोडिटी करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी आ जाए 19.2 बिलियन, और हमारा तो जो हम तो बराबर करके तकरीबन चले गए थे। करंट अकाउंट डेफिसिट 5.8% था, हमारा 4% था। टैक्स कलेक्शन, ये बहुत जबरदस्त बात है, मुल्क चलता है टैक्स के पैसों पे ना। टैक्स कलेक्शन ये छोड़ के गए थे, एवरेज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, सॉरी टैक्स कलेक्शन छोड़ के गए थे 3.8 ट्रिलियन का, 3.8 ट्रिलियन रुपीज, 60% इंक्रीज हुआ है, 6.1 ट्रिलियन रुपीज पे हमने छोड़ के गए। स्टेट बैंक के रिजर्व्स 9.8 बिलियन पे ये छोड़ के गए थे यूएस डॉलर्स,
11.5 बिलियन मार्च 22 हम छोड़ के गए, 17 बिलियन जो था वो नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले था, वो एकदम से गायब हुआ। फिर जीडीपी साइज 12% इंक्रीज, 310 बिलियन पे इनका था, 347 बिलियन पे हम छोड़ के गए। टैक्स रिफंड्स, जो टैक्स रिफंड होती हैं, 110% इंक्रीज, यानी कि 154 बिलियन इनका था, 322.6 बिलियन हमारे जमाने। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 150% इंक्रीज, 5.8% इनका था, 15% हमारा था जी। वीट प्रोडक्शन 9% इंक्रीज, 25 मिलियन मेट्रिक टन मिलियन इनका था, 37 मिलियन हमारे पास हो गया। राइस प्रोडक्शन 7.5 मिलियन इनका था, 9.3 हमारा हो गया। मेज 6 मिलियन इनका था, 9.7 हमारा हो गया, इनका 6 से थोड़ा कम था। शुगर केन यानी कि गन्ना 83 मिलियन 83.3 इनका था, 88.8 हम छोड़ गए। शुगर प्रोडक्शन 6.5 मिलियन टन ये थे, 7.5 मिलियन टन पे हम छोड़ गए। 6 बड़े डैम हमने, इनके जीरो थे, एक भी नहीं का, 6 बड़े डैम हम इनिशिएट करके चले सही है, गए। ठीक है। और वो जनरल मुजम्मिल ने भी इस्तीफा दे दिया, वो कहते हैं इनके साथ में काम ही नहीं कर सकता जी। अच्छा जी, इस तरह मेरे पास ये ना, मैं आपको दिखाता जाऊं तो ये भरा हुआ है। अब ये बात ये है अली कि जानी साहब, सारे एक figures, ब्रेक सारे लेते हैं। लेकिन ये आपके पास क्योंकि अपनी ये कारकर्दगी मीडिया का में चार्ट बैठ भरा के- हुआ है। अब हमारे पास भी सवालात तो इससे मुतालिक बहुत से हैं। आपने गंदम की पैदावार बढ़ा दी, आपने शुगर कैन बढ़ा दिया, आपने चावल बढ़ा दिए, लेकिन इसके बावजूद चीनी इंपोर्ट करनी पड़ी, इसके बावजूद गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी। सेवरल रीजंस। आपकी इस कारकर्दगी की रिफ्लेक्शन अवाम पर क्या? यही ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अली जैदी साहब, ब्रेक से पहले आपने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताई, आदाद शुमार बताए। एक लम्हे को इन सारी बातों को मुसद्दक़ा मान भी लिया जाए, लेकिन इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो अवाम पे नज़र नहीं आ रही थी और आप उसकी तस्दीक भी करते रहे। बिफोर द साजिश बयानिया मरियम नवाज साहिबा ने आज कहा कि आपकी इस नाकारकर्दगी का, इस बुरी कारकर्दगी का टोकरा हम क्यों उठाएं। यानी वो इंडिया दे रही थी बहरहाल इलेक्शंस का, लेकिन इस सब के बावजूद आप अपनी कारकर्दगी की बेस पे अवाम में क्यों नहीं जा रहे, अपनी कारकर्दगी क्यों नहीं बता रहे कि इससे बेशतर कि आप साजिश जो है उसको ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं? हम अपनी कारकर्दगी की बेस पे ही जाएंगे। पहली बात है, ज़रा ये मरियम की बातों पे ना आप लोग वैसे ज़्यादा तवज्जो मत दिया करें। वो तो खुद शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी बातों को आप, बल्कि शायद आप में से कोई था मीटिंग में। जी था, मैं वही मौजूद था। जी, वही जब मौजूद। उनसे पूछा गया कि मरियम तो ये कहती, तो उन्होंने क्या कहा कि ज़्यादा संजीदा मत लिया करें। तो इतना संजीदा ना लें कि टीवी के ऊपर प्राइम टाइम शो है आपका। अब मैं क्या जवाब दूंगा? नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बता देता हूँ ज़रा, आपके चूँकि ब्रेक से पहले और ब्रेक के बाद के जो आपका सवाल है मैं जोड़ दूँ। मैं 2020 में खड़े होकर चीखता गया 8 लाख टन गंदम सिंध के वेयर हाउसों से चोरी हो रही है। देखिए 18वीं तरमीम के बाद ये डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है, यानी कि सूबाई सब्जेक्ट है। फूड सिक्योरिटी आपके पास है, एग्रीकल्चर और इरिगेशन सूबाई सब्जेक्ट है। इन्होंने 8 लाख टन गंदम में चोरी कराई। मैं चीखता चला गया, पता चला जी आज से 6 महीने पहले नैब के चेयरमैन का बयान आया कि अरबों रुपए, कितने 19 अरब रुपए ये रिकवर करके सरकारी खजाने में जमा करा चुके हैं। 2 टांगों वाले चूहे जो गंदम खा गए थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ 2 टांगों वाले चूहे, क्योंकि इनके मिनिस्टर ने खड़े होकर असेंबली के फ्लोर पे कहा कि सिंध में 8 लाख टन गंदम का। मैं इनसे पूछा गया क्या हुआ, तो उन्होंने कहा चूहे खा गए। इस फ्लोर ऑफ द हाउस उनका बयान है। इस साल 1.6, पिछले साल 1.6 मिलियन टन गंदम गायब है। यानी कि मार्केट, अगर जो मार्केट उस वक्त थी इंटरनेशनल मार्केट, वो अगर $350 पर टन है, आप हिसाब तो लगाएं कि ये इतना IMF से कर्जा नहीं लिया जितने की ये 5.5 बिलियन डॉलर की गंदम गायब हो गई सिंध के वेयर हाउसों में, और ये आराम से बैठे में। देखिए, सूबाई हुकूमतों के कुछ काम होते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट का ये काम, DCs का काम होता है, और फेडरल गवर्नमेंट बैलेंस करने के लिए वीट भी इंपोर्ट कर रही थी और शुगर भी कर रही थी ताकि कीमतें मेंटेन कर सके, क्योंकि ये बैठे बैठे सारे होर्डिंग करते हैं और कीमत ऊपर नीचे करके ये फिर उसके बाद इस्तेमाल करके बेचते हैं। देयरफॉर इसके ऊपर आपको बड़ा ये एस्पेक्ट जरूर बताया करें। ये सब असेंबली के फ्लोर पे बातें हुई हैं जी।
आप तहरीक इंसाफ के बारे में मुखालिफिन ये कहते हैं कि इल्ज़ाम बड़ी आसानी से लगा देते हैं, सबूत इनके पास नहीं होता। तो हमें बताएं ना कि ये किस तरह की हो रही है, ज़रा इसी प्रोग्राम में बता भी दें। किस दौर में हुई है, किस दौर में हुई है, अब हो रही है, और किस नोयत की ये मनी लॉन्ड्रिंग मैं है। आपको बताऊंगा। मैं आपको जी जी। एक होता है गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म। अच्छा। गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म जब लिया जाता है एक्सपोर्ट करने के लिए, उसके महीने भर के बाद आपको उस गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म पे एक्सपोर्ट करनी होती है। अच्छा। इन्होंने 4-4 साल बाद गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म पे एक्सपोर्ट किया। और एक्सपोर्ट क्या किया? खाने पीने की अशिया, यानी कि खाने पीने की अशिया पेरिशेबल आइटम है। ये टॉफ़ी, स्वीट, पता नहीं बिस्किट और चिप्स, जो ये कैंडी अफगानिस्तान भेजते आए हैं। इतने अफगानिस्तान में लोग नहीं हैं जितने इन्होंने वहाँ कैंडियाँ भेज दी हैं। ये सारा का सारा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल है। और मैं इसके ऊपर एफबीआर के चेयरमैन जो भी आएंगे उनको खत भी लिखूंगा। ये नहीं, लेकिन जब ड्यूरेशन कौन सी है, ये आपके दौरे हुकूमत में होता रहा? अली ज़ैदी साहब, ये साल कौन सा है जिसमें ये हुआ? जी ये 2015, 16, 17 के गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म 2018, 19 में एक्सपोर्ट किए इन्होंने। तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? पकड़ा जब जाएगा तो जो कस्टम वाले इन्वॉल्व थे वो भी पकड़े जाएंगे। नहीं, आपके दौर में फिर कार्रवाई क्यों नहीं? मेरे हाथ में प्रूफ मिला, मैंने सारा डेटा निकाला। अच्छा। अच्छा, आपको पहले पता ही नहीं चला? आप जब हुकूमत में थे आपको पता ही नहीं चला, यानी एफबीआर ने बेखबर रखा? नहीं पता हो। देखिए मेरी बात सुनिए। कस्टम्स, पुलिस, एफआईए, ये इंडिपेंडेंट लॉ एनफोर्समेंट इदारे हैं। आप क्या कहते हैं कि एफआईए में हमारे दौर में करप्शन नहीं की होगी किसी ने, या हमारे दौर में पुलिस करप्ट नहीं होगी? सिस्टम्स हमने ठीक करने होते हैं। जब आप सिस्टम्स ठीक करने जाते हैं तो फिर आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं। और जब नज़र आती हैं और ये हाईलाइट हो जाती हैं जब इतने बड़े लेवल पे, और ख़ास तौर पे पब्लिक फिगर्स की, तो फिर वो पब्लिक को बताना पड़ता है। यहाँ तो बिजनेसमैन सारा करते हैं। अंडर इन्वॉइसिंग इस मुल्क में नहीं होती। मेरी हुकूमत ने, मेरे दौरे हुकूमत में, मेरी वजारत के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि जी करप्शन ज़ीरो हो गई तो मैं अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। मैं कहूँगा बड़ी करप्शन ख़त्म हो गई, मैं 100% आपको दावे से कहता हूँ, मुझे दिखा दें। हाँ, मैंने एक पकड़ी है, मैं आखिर में देखे आया हूँ। और फैसल सब्ज़वारी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा, उनको मैंने बताया भी है कि ज़रा मैं पूरा केस कंप्लीट करके बना के आया हूँ, क्योंकि मुझे लेट पता चला कि ये भी हो रहा है। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ क्या हो रहा है कि झींगा जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है, वो मैं एक मिसालन आपको बात दे रहा हूँ, वो बाज़ार से ख़रीद रहे हैं हमारे एक्सपोर्टर, समझे 1500 रुपये किलो जो हमारे माहीगीर भाई लेके आते हैं। उसके बाद उसको प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि उसको ड्राई कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, फिर उसको डीप फ्रीज कर रहे हैं, फिर उसको पैक करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 500 रुपये में। तो आप पूछेंगे नहीं यार तुम 1500 का खरीद के इतना खर्चा करके तो 500 में क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हो? इसलिए मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, ये मैं दावे से कह रहा हूँ कि जो भी आपकी एक्सपोर्ट है ना वो अंडर रिपोर्टेड है। बिकॉज ये काम सब जगह होता है। अब मुल्क जो माशरा है ना वो सबसे मिलके बनता है, वो खाली इमरान खान एक नहीं, माशरा सबसे बनता है। इरशाद भाई, आपके प्रोफेशन में बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं जो हम पे बड़ी खुल के तनकीद करते हैं, माने कि तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस पे, लेकिन हम उन पे कभी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो करप्ट भी हैं, आपको भी पता है उनके बारे में, मुझे भी पता है उनके बारे में। तो माशरे के अंदर हर जगह पे कोई ना कोई लीकेज तो होती है। तो हुकूमतों का काम होता है कि सिस्टम ऐसे बनाए कि लीकेज ना हो। जैसे कि मैं मिसाल दूं, जब मैं वजीर बना तो जो जहाज आके बर्थिंग होता था वो बर्थिंग के जंप करते थे, यानी कि एक दिन जहाज अगर बर्थ होता है, समझे अगर गंदम का जहाज है जिसमें मैं मोटा मोटा आपको आसान अल्फाज में समझाऊं कि 50,000 टन गंदम है, तो और एक दिन में आपने 5,000 टन ऑफलोड करनी है, तो जहाज बर्थ 10 दिन पे खड़ा रहेगा ना जी। 5,000 टन आप रोज उतार रहे हैं तो 10 दिन में आपने 50,000 टन उतार दिए। और अगर 2 जहाज आगे और 3 जहाज आगे और एक ही बर्थ है, तो पहले ही होता था कि जो ज्यादा पैसे दे देना कार्गो जिसका था उसका जहाज पहले लग जाता था। हमने उसको डिजिटल नंबरिंग कर दी कि जो पहले आया वही पहले लगेगा, वरना तो मैं ये तो ऑक्शन कर दूं ना यार, एक बर्थ है जी, क्योंकि जो जहाज 10 दिन खड़ा है और $30,000 उसका लग रहा है दिन का, वो तो $3,00,000 दे देगा। आखिरी तो सवाल, हमने ये चीजें बंद की। आखिरी मैं आपको बताऊं पोर्ट कासिम में, मैं सिर्फ एक आखिरी बात इरशाद भाई, आखिरी बात मेरी सुन ले। मैं $1 बिलियन का 1 बिलियन, हाँ मिलियन नहीं, 1 बिलियन तकरीबन रुपए में US डॉलर्स का रिजर्व फंड पोर्ट कासिम के अकाउंट में छोड़ के गया हूं। ठीक है जी, 19 तकरीबन 20 बिलियन का प्रॉफिट छोड़ के गया हूं
नहीं, अगर आमने सामने किसी प्रोग्राम में आप बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं, अगर हम उनको दावत दें? मैं ये कभी मिफ्ता को इतना प्लेजर ही नहीं दूंगा। उसको बोलनी बात करनी है, मुझे कोर्ट में आए, कोर्ट में मेरे पे लॉ सूट करे। नहीं तो मैं ये मुझे बताया ना, एवन फील्ड का इल्जाम लगा, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, मैं उसके सामने क्यों बैठूं? वो दूसरा आपका ये जो दूसरा है सागदार, उसकी प्रॉपर्टियां दुबई में दबा के एमिरेट्स है, उसमें विले बिल्डिंगे, सारी दुनिया को पता है, सबको पता है। नहीं, लेकिन अली जैदी साहब सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि आप कोर्ट में लेके जाएंगे, ये मैटर लेकर किधर जाएंगे? ये मैटर लेकर किधर जाएंगे? क्या एफआईए में जाएंगे? अगर एफआईए में जाएंगे तो आप कहेंगे वो हुकूमत के मातहत है। मैं लिखूंगा एफआईए के, मैं डीजी एफआईए को सारे सबूत, मैं डीजी एफआईए को खत लिखूंगा पूरे सबूत के साथ, मैं चेयरमैन एफबीआर को खत लिखूंगा पूरे सबूत लगा के, मैं चीफ जस्टिस को भी लिखूंगा पूरे सबूत लगा के। सही है, ठीक है, लेकिन अगर वो मुनाजरे के लिए आते हैं तो आपको आना चाहिए, ये तो फिर कमजोरी हो जाएगी। 19 केसेस में इरशाद भाई अब मुझे बताएं आप, उजैर बलोच 19 केसेस में बरी हो गया है। 66 केसेस हैं उस पे, रेंजर्स के मर्डर के केस में भी बरी हो गया, जो रेंजर्स ने खुद एफआईआर काटी हुई है। जरा मुझे समझाएं कि किधर कौन सा इंसाफ हो रहा है इस मुल्क में? जी ठीक है, दौलत मिर्जा को क्यों फांसी दी थी? ठीक, अच्छा छोड़ देते। अच्छा, ये फरमाएं, ये क्या बात हुई? ये लॉन्ग मार्च का प्रोग्राम आप बना रहे हैं, जाहिर बात है हुकूमत अगर ऐलान नहीं करती आम इंतखाबात का, आप लॉन्ग मार्च करेंगे, तो ये लॉन्ग मार्च जो होगा एक दिन का होगा, अलामती होगा, या आप बैठ जाएंगे जब तक ऐलान नहीं होता, आप नहीं उठेंगे? और क्या ये भी 2014 की तरह को तो नहीं होगा जो एक हल्ला गुल्ला होगा, गाना बजाना होगा, शाम उसके को बाद बंदे शाम पूरे को नहीं होते थे, घर वापस चले जाएंगे, या ये लाखों बाकी वहाँ बैठ जाएंगे? ये जवाब आपको मैं थोड़ा और लॉन्ग मार्च के करीब दूंगा। जी 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 फरमाएं। ये स्ट्रैटेजी में आपको भी नहीं बताने लगा। अच्छा, सही है, ठीक है। अली जैदी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद सारा मुल्क की जो हालात हैं इस वक्त सिनेरियो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात, एक ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट है, फिर मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जो इमरान खान की कारकर्दगी का टोकरा है वो हमें और हमारे इत्तेहादियों को नहीं उठाना चाहिए और अवाम के पास भेज देना चाहिए। ये सियासी तौर पे बात हो रही है क्या, या नून लीग चाहती है कि अब इलेक्शन जो हैं वो हो जाने चाहिए? देखें, ये उस वक्त तक सियासी बात है जब तक के जो मकासद हैं इक़्तिदार में आने के, ज़रदारी साहब के और शहबाज शरीफ साहब के, और वो पूरे नहीं होते। इसलिए कि अगर इस वक्त या एक महीने बाद मुकदमात भी वहीं के वहीं रहते हैं, इल्ज़ामात भी वहीं के वहीं रहते हैं, इस्लाहात का क्या फ़ायदा है हुकूमत को? या तो ये यकीन दहानी करा दी जाए, या ये यकीन हो जाए कि अगली हुकूमत भी हमारी होगी, इलेक्शन हमने हर कीमत पे जीतने हैं। क्योंकि आपको याद है मैं एक दफ़ा ये भी कह चुका हूँ, और गालबन राना तनवीर साहब ने तायद भी की थी कि हुकूमत, यही हुकूमत जो है वो इलेक्शन कराए, निगरान हुकूमत ना बने। अगर तो ऐसी सूरत हाल हो तो फिर तो हो सकता है कि ये जल्दी में 1-1.5 माह में करके इलेक्शन करा दें, लेकिन इन इस्लाहात के बग़ैर, मर्ज़ी की इस्लाहात के बग़ैर और सज़ाओं के ख़ात्मे के बग़ैर इलेक्शन मैं नहीं समझता कि ये जल्दी कराएंगे। लेकिन मसले का हल, मुल्क के जो मौजूदा मसाइल हैं, ख़ास तौर पर मुआशी बहरान है, उसके ख़ात्मे की वाहिद सूरत यही है कि इलेक्शन हो, लोगों को यकीन हो, हमें ख़ुद भी, अवाम को भी, बिज़नेस कम्यूनिटी को और हमारे हमसायों को, दोस्तों को भी, कि एक पायदार हुकूमत आ रही है जो 3 साल 4 साल 5 साल रहेगी, तभी इस बहरान से निकल सकते हैं। ये हालात जो आज आप डॉलर देखें, स्टॉक मार्केट देखें, इन हालात में ये हुकूमत अगर इंटरिम गवर्नमेंट के हाथ ये इकॉनमी देगी, वो कर लेगी। इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में लोगों को पता होगा कि ये 3 महीने के लिए आई है या 60 दिन के लिए आई है। इनके बारे में तो ये पता नहीं कितने दिन के लिए आए हुए। ये बेयकीनी जो है ये मसाइल पैदा कर रही है। साहब, आज जो मिफ्ता इस्माइल, उनके लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। अगर वो अली जैदी साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उन पर हमारे प्रोग्राम में उसका जवाब देना चाहते हैं तो ही इज़ मोस्ट वेलकम। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, इजाज़त दीजिए।